आज हम डिस्कस करेंगे फार्मेकोलॉजी का टॉपिक ब्रोंकियल अस्थमा। इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ स्मॉलर एयरवे। ब्रोंकियल अस्थमा क्या है? स्मॉलर एयरवेज की क्या है? ये डिजीज़ है। हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रोक्योब्रोंकियल स्मूथ मसल्स एंड नैरोइंग ऑफ एयर ट्यूब्स। ठीक। अब इसमें स्मूथ मसल्स का क्या होगा? रिस्पॉन्सिवनेस, जिसकी वजह से क्या होगी? एयर ट्यूब क्या होगी? नैरो हो जाएगी। इसमें क्या होगा? इन सिक्रीशंस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। इसके अलावा क्या होगा? म्यूकोजल इडेमा भी मिलेगा, म्यूकस की प्लगिंग भी मिलेगी। और एयर वे का ऑब्स्ट्रक्शन कैसा होगा? एपिसोडिक होगा। सिम्टम्स में क्या मिल सकता है? डिस्निया मिल सकता है, वीजिंग मिल सकता है और कफ मिल सकता है। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेंट्स हो सकते हैं, पॉल्यूशंस हो सकता है, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा हो सकता है, कोल्ड एयर के द्वारा हो सकता है, साइकोजेनिक होता है। अब ब्रोंकियल अस्थमा जो है इसका मोस्ट कॉमन जो है एलर्जिक होता है। जैसे मोस्ट कॉमन ही होता है एलर्जिक, जिसमें एलर्जिक में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन होती है उसके थ्रू अगर इसकी मैकेनिज्म को अगर देखें तो फर्स्ट जैसे ये कोई स्किन है या कोई भी सरफेस है, एनी सरफेस, यहाँ से कोई बाहर का एलर्जन या कोई पार्टिकल्स बाहर आया, जो हमारी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो क्या करेंगी? उस एलर्जन को, उस डस्ट पार्टिकल्स को, उसको क्या करेंगी? कैप्चर करेंगी। उसको कैप्चर करने के बाद वो प्रेजेंट करेंगी टी हेल्पर 2 सेल्स पर। और ये टी हेल्पर 2 सेल फिर इसके बाद क्या करेंगी? इंटरल्यूकिन्स को रिलीज़ करेंगी, केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगी, जिसमें इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 ये सब मिलकर क्या करेंगे? स्नोफिल्स का सिक्रीशन करेंगे, स्पेशली इंटरल्यूकिन 5। इसके अलावा क्या होगा? आईजीई का सिक्रीशन होगा। आईजीई क्या करेगी? आकर के मास्ट सेल पर बाइंड हो जाएगी। इस मास्ट सेल को हम क्या यहाँ पर कहेंगे? मॉडिफाइड मास्ट सेल कहेंगे। इसे हम कहते हैं फर्स्ट एक्सपोजर, पहला एक्सपोजर, फर्स्ट एक्सपोजर। फिर क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? दोबारा जब सेकेंड या रिपीट एक्सपोजर होगा उसी एंटीजन का, उसी एलर्जन का या उसी एंटीजन का जो दोबारा एक्सपोजर होगा, तब हमें क्या होगा? जो मास्ट सेल हमारी होगी, यहाँ पर जो हमारी मास्ट सेल है ये क्या हो जाएगी? ये एक्टिवेट हो जाएगी, हाइपर एक्टिव हो जाएगी। इसमें आईजी एंटीबॉडी की हेल्प से और उस एंटीजन का क्या मिले? एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसकी वजह से मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगी और मास्ट सेल का क्या होगा? ग्रेनुलेशन, मतलब मास्ट सेल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे? केमिकल्स रिलीज होंगे, मेनली ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो हम फार्मेकोलॉजी में बात किसकी करेंगे? बात करेंगे ड्रग्स की बात करेंगे। मेनली हमें तो क्या पढ़ना है? ड्रग्स पढ़नी है। तो ये हो सकता है जो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, इसको हम क्या करें? रोक दें। हम क्या करा दें? ब्रोंको डायलेशन कर दें। तो एक ड्रग्स हमारी कैटेगरी की है कौन सी? ब्रोंको डायलेटर्स ड्रग। दूसरा क्या है? जो ये केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ल्यूकोट्राइन्स, ये सब रिलीज हो रहे हैं, इनका हम क्या करें? इनके हम इनहिबिटर ले सकते हैं। इसके अलावा जो मास्ट सेल का एक्टिवेशन हो गया, डीग्रेनुलेशन हो गया, हम इस मास्ट सेल को तोड़ने से रोकने वाले मास्ट सेल स्टेबलाइजर ले सकते हैं। इसके अलावा जो एंटीजन और एंटीबॉडी का यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ड्रग्स हो सकती हैं, इंटरल्यूकिन्स 5, इन सब से रिलेटेड इसकी भी ड्रग्स हो सकती है, आगे देखेंगे हम। तो हम भी बात करेंगे फर्स्ट ड्रग्स जो हमारी है वो है ब्रोंको डायलेटर्स। ब्रोंको डायलेटर्स मेनली क्या है? एक्यूट अटैक में यूज़ किए जाते हैं, एक्यूट अटैक अस्थमा में यूज़ करते हैं मेनली। इसमें की कुछ ड्रग्स क्या है वो प्रोफाइलैक्सिस में भी हम यूज़ करते हैं, पर मेनली क्या है? एक्यूट अटैक में हम यूज़ करते हैं, मेनली एक्यूट अटैक में। अभी हम पढ़ेंगे कौन सी? ब्रोंको डायलेटर्स। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या है ब्रोंको डायलेटर्स की। एक तरफ हमने लिखा है ब्रोंको डायलेशन, फिर हमने ब्रोंकियल टोन लिखा है, फिर हमने यहाँ पर लिखा है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हम पहली हमारी ड्रग है, मान लो बीटा एगोनिस्ट है।
बीटा एगोनिस्ट क्या होता है कि ये एडेनाइल साइक्लेज में जीएस रिसेप्टर के थ्रू क्या करते हैं, साइक्लिक एमपी को एक्टिवेट करते हैं, और साइक्लिक एमपी क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन कराता है। इसके अलावा दूसरी हमारी ड्रग्स है फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स, जिसमें एमिनोफाइलिन्स ये सब ग्रुप्स आती हैं। वो क्या करती हैं, जो ये साइक्लिक एएमपी है वो जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी एएमपी फिर जीएमपी। तो ये एएमपी जो ब्रेकडाउन होता है किस में, जीएमपी में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स लेंगे तो ये एएमपी ब्रेकडाउन नहीं होगा किस में, जीएमपी में। तो इससे क्या होगा, इसकी जो साइक्लिक एएमपी है इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और साइक्लिक एएमपी क्या कराता है, यही ब्रोंकियल्स मसल का क्या कराएगा, रिलैक्स कर देगा, तो ब्रोंको डायलेशन करा देगा। इसके अलावा और क्या करता है, इसके अलावा ये क्या करता है, आल्सो रिड्यूस इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। इसके अलावा ये क्या करेगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को भी रिड्यूस करता है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक है एडिनोसिन। एडिनोसिन अगर होगा तो वो क्या करेगा, वो ये अपना ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, है ना। अगर हम इसको एडिनोसिन, तो एक ड्रग्स है थियोफाइलिन, अभी हमने पढ़ा था थियोफाइलिन क्या है, फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर है। इसी थियोफाइलिन की दूसरी मैकेनिज्म ये है कि ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा किसको, एडिनोसिन को, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रोंको, एडिनोसिन अगर एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। लेकिन अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन, मतलब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, उसको इनहिबिट करेगा। या मस्कैनिक एंटागोनिस्ट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से प्रिवेंट करते हैं। बल्कि इसके अलावा क्या है, एस्टाइल कोलिन या एडिनोसिन है, वो क्या कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। हम क्या कर लेंगे, इनहिबिटर्स ले लेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। तो यही हमारी ब्रोंको डायलेटर्स में जो हम ड्रग हैं, चाहे वो बीटा एगोनिस्ट हो, चाहे वो अपना फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर हो, इन सब की मैकेनिज्म जो है ये यही है। यहाँ पर हमने टेबुलर फॉर्म में डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट जो अपनी है सिंपैथेटिक सिस्टम। मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम में हमारे पास है ड्रग्स सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, जो सेलेक्टिव है बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसमें हमारी ड्रग्स हैं सालब्यूटामॉल और टर्ब्यूटिलीन, जो शॉर्ट एक्टिंग है। मतलब इसमें एक्यूट अटैक अस्थमा में हम इसका यूज़ करेंगे, एक्यूट अटैक में यूज़ करेंगे। तो इधर नीचे दो ड्रग्स हैं सालमेट्रॉल एंड फॉर्मेट्रॉल, मेट्रॉल रोल ऐसे याद करेंगे एस। तो ये क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है, तो इसका यूज़ करेंगे प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ करेंगे। अब लेकिन एक इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो फॉर्मेट्रॉल है वो लॉन्ग एक्टिंग भी है, प्रोफाइलैक्सिस भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये थोड़ा फास्ट वर्क करती है, तो इसको हम यूज़ एक्यूट में भी कर सकते हैं। एफ फॉर फास्ट, एस फॉर तो एक्यूट में कर सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं हम। इसके अलावा अब इन सब ड्रग्स क्या हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं अपने जो हमने पढ़े बीटा 2 एगोनिस्ट, तो उनके साइड इफ़ेक्ट हैं। क्या हम साइड इफ़ेक्ट याद करें 5T से। 5T में ट्रैकीकार्डिया, ट्रिमर्स मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है इसका, जो डोज से रिलेटेड होता है मेनली। तीसरा है टॉलरेंस डेवलप होता है। चौथा क्या है, टी वेव चेंजेस होते हैं, जो ड्यू टू हाइपोकैलीमिया की वजह से होता है, टी वेव। इसके अलावा थ्रोट इरिटेशन भी है इसमें, है ना, 5T से याद करते हैं। इसके अलावा और भी साइड इफ़ेक्ट हैं, एंकल एडीमा, ये सब है, बेसिक याद रखते हैं 5T से। ट्रैकीकार्डिया, ट्रीमर, टॉलरेंस, टी वेव चेंजेस एंड थ्रोट इरिटेशन। सम पॉइंट अबाउट, हम कुछ बात करेंगे सालब्यूटामॉल के, कुछ थोड़ा पॉइंट। इसमें सालब्यूटामॉल क्या है, हाईली सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है, लेस कार्डियक साइड, क्योंकि सेलेक्टिव है तो कार्डियक साइड इफेक्ट कम ही होगा। गिवन बाय इनहेलर्स, ओरल भी दे सकते हैं, और प्रेशराइज PMDI मेट्रिक डोज इनहेलर से देते हैं। ओरल का इन जनरल हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इनहेलर्स से ही देते हैं। इसका इफेक्ट होता है विदिन 5 मिनट टू 2 to 4 आवर, मतलब 5 मिनट इफेक्ट आ जाता है और 2 से 4 घंटे तक रहता है। ओरल अगर ड्रग देते हैं तो उसका क्या है, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म हो जाती है, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी मतलब सिस्टमिक पहुँचने से पहले ही मेटाबोलाइज हो जा रहा है, तो ब्लड में पूरा अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, इसकी कम होगी। कितनी है, 50% है। सेफर देन आइसोप्रिनेलिन,
आइसोप्रेनलिन जो एड्रेनलिन का आगे पढ़ते हैं उसके हैं, सेलेक्टिव है हालांकि। तो आइसोप्रेनलिन क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव है, ये तो सेलेक्टिव है। आइसोप्रेनलिन क्या है, नॉन सेलेक्टिव है, सेफर है, क्योंकि इसके कार्डियक साइड इफेक्ट ये सब चीज़ें नहीं होंगी साल्ब्यूटामॉल, लेकिन आइसोप्रेनलिन में होंगी। तो इस हिसाब से तो साल्ब्यूटामॉल सेफ़ है, लेकिन इफ़ेक्ट जो है वो आइसोप्रेनलिन का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ओरल डोज जो है तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हैं। तो हमने पढ़ा हाईली सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट, लेस कार्डियक साइड इफेक्ट गिवन बाय इनहेलर एंड मेट्रिक डोज या ओरल में भी दे सकते हैं। इफेक्ट विद इन 5 मिनट टू 2 to 4 आवर। प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म बायोअवेलेबिलिटी 50% है, सेफर देन आइसोप्रेनलिन एंड ओरल डोज मोर साइड इफेक्ट, सो वी नॉट जनरली नॉट प्रेफर। इफ़ इनहेलेशनल रूट से अगर नॉट तो फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम ओरल ड्रग्स का यूज़ करेंगे। दूसरी टाइप की अपने पास ड्रग है वो है मस्करेनिक पैरासिम्पथेटोलाइटिक, क्योंकि सिंपथेटिक सिस्टम क्या करा रहा है, ब्रोंकोडाइलेशन करा रहा है, तो पैरासिम्पथेटिक क्या कराएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। तो हम क्या यहाँ पर क्या लेंगे, लाइटिक ड्रग लेंगे, उसका इनहिबिटर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर M3 एंटागोनिस्ट ले रहे हैं। M3 एंटागोनिस्ट में ड्रग्स हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड ट्रायोट्रोपियम ब्रोमाइड, जिसमें ट्रायोट्रोपियम ब्रोमाइड इज़ मोर इफेक्टिव। अब ये एक्ट मेनली ऑन सेंट्रल एयरवे की डिजीज़ पर ज़्यादा अच्छा काम करता है, और सी से सेंट्रल, सी से COPD ऐसे याद रखेंगे, या लार्जर एयरवे की जो डिजीज़ होती है वहाँ पर ये अच्छा काम करता है M3, क्योंकि वहाँ पर इसका है यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अस्थमैटिकस ब्रोंकाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, COPD में यूज़ करते हैं, या साइकोजेनिक अस्थमा है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं इसका अगर कोई बीटा ब्लॉकर का यूज़ करने से अस्थमा अगर वर्ष हो जाता है तो वहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं इसका M3 एंटागोनिस्ट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा है हमारे पास तीसरा जो है वो है फास्फोडाइस्टेज इनहिबिटर्स, जिसमें ड्रग्स हमारी कौन है, थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, डॉक्सीफाइलिन। ये कैफीन्स लाइक ग्रुप है, एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन, इसमें कैफीन जैसी प्रॉपर्टी इसमें होती है। इसको हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनहेलेशनल नहीं देते हैं, ओरल देते हैं। अभी तक जो उधर हमने पढ़ी थी इन जनरल इनहेलेशनल रूट से दे रहे थे, ओरल भी थी लेकिन इनहेलेशनल से दे रहे थे। यहाँ पर क्या है, इनहेलेशनल से नहीं दे सकते हैं, ओरल है ये। दूसरी बात इसमें ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर। नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स है, थेरेपेटिक इंडेक्स इसका कम है, तो इसके क्या होंगे, अगर डोज कम या ज़्यादा होगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। और ये मेटाबोलाइज किससे हो रहा है, माइक्रोसोमल एंजाइम से। सो प्रोन ड्रग इंट्रैक्शन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, CYP1A2 जो माइक्रोसोमल एंजाइम का होता है। अब इसमें पहला पॉइंट अपने पास है एंजाइम इंड्यूशर लाइक स्मोकिंग डिक्रीज द इफेक्ट। अब इंड्यूशर है लाइक स्मोकिंग, तो इसके पास क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, तो डोज की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कोई एंजाइम इनहिबिटर है लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, तो यहाँ पर क्या होंगी, इनहिबिटर से एंजाइम को इनहिबिट कर दे रही हैं, तो क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। एंजाइम अगर काम नहीं करेगा तो वो ड्रग क्या होगी, जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होगी, और जब मेटाबोलाइज नहीं होगी तो उसका लेवल बढ़ेगा, और उसका अगर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगी, टॉक्सिसिटी होगी। अब टॉक्सिसिटीज़ क्या मतलब देखने को हमें मिलेगा, सीजर्स या आरिथमिया, ये सब देखने को मिलेगा। तो बेसिक वही है कि अगर इंड्यूसर है तो वो एंजाइम को इंड्यूस कर दे रहा है, तो एंजाइम अगर इंड्यूस होगा तो जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगा तो हमें उसकी डोज की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा में होगी। अगर एंजाइम इनहिबिटर है, एंजाइम को टूटने नहीं देगा, तो एंजाइम अगर वो एंजाइम इनहिबिटर है कोई, अगर उस ड्रग का मतलब अपनी जो ये एमिनोफाइलिन्स है, ये लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एरिथ्रोमाइसिन, इनके साथ अगर हम एमिनोफाइलिन्स का यूज़ करते हैं, अभी ये क्या है, एंजाइम इनहिबिटर है, तो ये एमिनोफाइलिन को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन ही नहीं होने देंगे, और ब्रेक डाउन नहीं होने देंगे तो क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। मैकेनिज़्म की बात करते हैं, मैकेनिज़्म में वही फास्फोडाइस्टेज इनहिबिटर साइक्लिक एमपी बढ़ जा रहा था, एडेनोसिन A1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। चले पहले हम ये दोनों चीज़ें क्या है आगे के टेबल में हमने देख रखी हैं। इसके अलावा क्या होता है, ये हिस्टोन डीएसिटाइलेज जो एंटा इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है
उसको ये रिस्टोर करता है उसकी एक्टिविटी को। इसकी वजह से क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, तो इन्फ्लामेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट इसके होते हैं, एडवर्स ड्यू टू फास्फोडाइस्टेज की वजह से नोजिया वोमिटिंग, डायरिया और हेडेक और क्या एरिथमिया, ये जीआईटी में हो रहा था। बाकी ये दोनों ये। इसके अलावा अगर A1 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, मतलब उसकी वजह से A1 रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, डाययूरेसिस हो जा सकता है, सीजर होगा या एरिथमिया दोनों में हो रहा है ना, कॉमन। दूसरे अपने टाइप्स हैं ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, जिसमें क्या है, फास्फोलिपिड्स हैं। अब इसमें क्या फास्फोलिपिड्स क्या, देख अगर हम ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें जो है अगर हम बात करेंगे ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट की, तो हम पहले उसकी पूरी मेटाबॉलिज्म देखेंगे कि लिपिड की क्या होती है मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड में क्या फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड क्या है, फास्फोलाइपेज एंजाइम A2 की मदद से क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एराकिडोनिक एसिड का दो फ्यूचर है, या तो लॉक्स के थ्रू मेटाबोलाइज हो या कॉक्स के थ्रू मेटाबोलाइज हो। यहाँ पर लॉक्स के थ्रू अगर मेटाबोलाइज होगा तो ल्यूकोट्राइन्स बनेगा तो रिसेप्टर पर आएगा, रिसेप्टर से पर वर्क करने के बाद क्या करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर दवा का यूज़ कर लेंगे। जैसे अगर हमको फास्फोलाइपेज को इनहिबिट करना है तो हम किसका यूज़ कर लेते हैं, स्टेरॉइड्स का यूज़ कर लेते हैं, स्टेरॉइड का यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा क्या है, अगर हम लॉक्स इनहिबिटर्स का यूज़ तो जाइलूटिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास तीसरे पास क्या है, ऑन्टील्यूकास्ट या क्या है, जाफिर ल्यूकास्ट है, इस ड्रग का हम यूज़ कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें हमें समझ में आई। पहला क्या है हमारे पास, स्टेरॉइड्स जो फास्फोलाइपेज को इनहिबिट कर देगा, तो हम स्टेरॉइड का यूज़ करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, जाइलूटिन्स जो जाइलूटिन जो क्या करेगा, लॉक्स को इनहिबिट कर देगा, लॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर। तीसरा क्या है, लॉक्स एंजाइम जो ल्यूकोट्राइन्स जो रिसेप्टर पर वर्क करते हैं उसको इनहिबिट कर सकते हैं। तो क्या होगा, जाफिर ल्यूकास और मॉन्टिलो, ये दो ड्रग हैं जिसकी अब रिसेप्टर पर अगर ल्यूकोट्राइन्स वर्क करेगा तो क्या कराएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। हम इसको यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे थोड़ा डिटेलिंग करेंगे किसकी, स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड्स के बारे में थोड़ा बहुत हम डिटेलिंग करेंगे। अब जिसमें हमें स्टेरॉइड्स में क्या है कि स्टेरॉइड अभी तक जो हम ड्रग्स पढ़ रहे थे, जैसे हमने ब्रोंकोडायलेटर्स पढ़े, तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या थे, एक्यूट अटैक में इन जनरल यूज़ हो रहे थे। लेकिन अब इधर की जो हमारे पास यहाँ पर ड्रग्स हैं जैसे स्टेरॉइड्स है, तो ये क्या होगी, मेनली प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ होती है। एक्यूट अटैक में भी यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं किसके साथ, मेनली ये क्या है, प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ होती है। इसके अलावा हम इसको क्या करते हैं, आल्सो यूज़ इन एक्यूट अटैक अलॉन्ग विथ ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ भी यूज़ करते हैं। मेनली क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग जो बीटा एगोनिस्ट है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये जो हमने आगे यहाँ पर पढ़े थे, इसे हम कहते हैं सालब्यूटामॉल या ट्रब्यूटिलीन को क्या कहेंगे हम, इसके हम कहते हैं साबा, और इसे कहते हैं लाबा। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट या लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो ये जो लाबा है, सॉलमेट्रॉल या फॉर्मेट्रॉल, यहाँ पर सॉलमेट्रॉल या फॉर्मेट्रॉल जो है, इनके साथ हम इसका मेनली यूज़ करते हैं। क्योंकि जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है वो क्या करता है, रिवर्स करता, ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट क्या होता है, ये ब्रोंकियल अस्थमा को और ज़्यादा वर्सन करते जाता है अगर इसका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये क्या है, वहाँ पर चेंजेस करता चला जाता है जो अपनी एपिथेलियम्स होती है रेस्पिरेटरी वहाँ पर। तो इन सबको रोकने के लिए हम इसके साथ अगर स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं लाबा के साथ, तो ये रिवर्स कर देता है रिफ्रैक्टोरीनेस ऑफ दिस ड्रग। इस ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनको क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। इसके अलावा जैसे हम स्टेरॉइड का डबल डोज लेते हैं और इसके साथ अगर
एक ही डोज इसके साथ ऐड करके देते हैं तो इफ़ेक्ट उतना ही प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा क्या है, ये भी क्या करेगा, वही साइटोकाइंस को वो करने का काम करता है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को इनहिबिट करने का काम करता है। इसके अलावा ये क्या और करता है, इम्प्रूव कर देगा किसको, एयर फ्लो को, रिड्यूस कर देगा अस्थमा एक्सर्वेशन को, एंड मे इन्फ्लुएंस एयरवे रीमॉडलिंग एंड रिटार्डिंग द डिजीज प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर जो हमने भी लाबा की बात की थी, यहाँ पर क्या रीमॉडलिंग ज़्यादा हो जा रही है, लेकिन ये क्या, ये रीमॉडलिंग को ये प्रिवेंट कर रहा है ना। इसके अलावा क्या बात करते हैं हम, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जिसमें है बेक्लोमेथासोन, ब्यूटीशोनाइड एंड फ्लूटिकासोन और फ्लूसोलाइड। अब इसमें अगर देखें तो यहाँ पर दोनों हैं बी से नाम है, इनका एफ से है, इसका याद कर सकते हैं टीएमसी ऐसे याद कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं जिनके नाम में सोन है, तो जैसे बेक्लोमेथासोन है ना, फ्लूटिकासोन, बेक्लोमेथासोन है ना, एंड ट्राईएमिसिलोन है ना, इसमें ऊन आ रहा है, या मोमेंटासोन, इसमें भी ऊन आ रहा है। तो इन चारों में ऊन आया है। बाकी अगर इधर देखें तो ब्यूटीसोनाइड, फ्लूसोलाइड और इधर साइक्लिसोनाइड, इसमें आइड, तो ऐसे करके कुछ मतलब याद कर सकते हैं। अब जो ये ओनली 5% ऑफ इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड रीच द ब्रोंकस, केवल 5% ही ब्रोंकस तक पहुंचता है। इसके अलावा 95% क्या होता है, वो एपिथेलियम में जो रिस्पिरेटरी अपनी एपिथेलियम है वहाँ पर स्टिक कर जाता है, जिसकी वजह से क्या, अब स्टेरॉइड है तो क्या कराएंगे, इम्यूनो सप्रेशन भी एक फीचर ये भी होता है स्टेरॉइड्स का, इम्यूनो सप्रेशन कराना, तो ये भी करते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और भी कई साइड इफेक्ट हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है साइड इफेक्ट है वो ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस है। अब यहाँ पर जो है ओरोफेरेंजियल, इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, गार्गलिंग कर सकते हैं कि आफ्टर यूज़ हमने इनहेलर का यूज़ किया, उसके बाद हम क्या करें, अपना मुंह साफ़ कर दें, गार्गलिंग कर लें, तो इससे हम मतलब प्रिवेंट बच सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लेते हैं ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस हो गई, तो हम ट्रॉपिकली किसका यूज़ करते हैं, निस्टेटिन या क्लोट्रिमाजोल का यूज़ करते हैं। अब जो ये साइक्लिसोनाइड ड्रग है, ये वाली ड्रग साइक्लिसोनाइड्स, ये जो होती है ये ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस कॉज नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है प्रोड्रग फॉर्म में रहती है। ये जब पहुंचती है कहाँ पर, अपनी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, तब वहाँ पर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पर पहुँचेगी तो वहाँ पर ये कन्वर्ट होगी, तो जिसकी वजह से क्या होंगे, ये जो स्टिक 95% एपिथेलियम हो रहा है वो तब बहुत रेयर होता है, बहुत कम ही होगा। तो इसकी वजह से साइक्लिसोनाइड क्या करेगी, इसकी साइक्लिसोनाइड से क्या होंगे, ये ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस नहीं होती है इन जनरल। इसके अलावा हमारे पास सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इन जनरल सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम एडवांस कंडीशंस में इनका यूज़ करते हैं। कभी मतलब जब अस्थमा कंट्रोल में नहीं है, अगर सीवियर क्रोनिक अस्थमा है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्टेटस अस्थमेटिकस में यूज़ करते हैं, 2 जगह, बाकी इन जनरल यूज़ नहीं करते हैं। तीसरी अपना आता है मास्ट सेल स्टेबलाइज़र। मास्ट सेल को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ आगे फॉर्म में हमने देखा था, ये मास्ट सेल को है ना एक्टिवेट हो, तो इसी को हमको स्टेबलाइज करना था। मास्ट सेल का जो ब्रेकडाउन है वो ना होने पाए, इसलिए स्टेबलाइज। हमने ब्रोंको डायलेटर्स पढ़ लिए, दूसरे ल्यूकोट्राइंस के इनहिबिटर्स पढ़ लिए, स्टेरॉइड ये सब पढ़ लिया। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं मास्ट सेल को प्रिवेंट करने वाले, उसके डीग्रेनुलेशन को रोकने के लिए मास्ट सेल स्टेबलाइजर को पढ़ेंगे। अब ये भी क्या है, ये भी यूज़ हम कैसे करते हैं, प्रोफाइलैक्सिस में ही इसका भी यूज़ करते हैं। इसमें ड्रग्स के नाम है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, नीडोक्रोमिल, कीटोटिफिन्स। 2 ड्रग्स भी अगर बेसिक देखें तो
ये भी अगर ये दोनों याद होगी तो भी होते हैं 3। यूज़ क्या है प्रोफाइलैक्सिस। अब लास्ट में हम जितनी भी पढ़ रहे हैं ल्यूकोट्राइंस के भी हों या स्टेरॉइड्स हो या ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर हो, सब क्या है प्रोफाइलैक्सिस ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और ड्रग्स हैं जिसमें है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लाइक ओमेलीजुमैब। ओमेलीजुमैब किसके अगेंस्ट है? IgE, जो हमने इनिशियल पढ़ रखा था वहाँ पर, जो मास्ट सेल पर ये मास्ट सेल है इस पर जो यहाँ पर अपने पास थी ये मास्ट सेल है थी, मास्ट सेल पर क्या थी? ये IgE यहाँ पर थी, यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट था। तो इस एंटीजन और इस एंटीबॉडी के मीट को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? इस IgE को के अगेंस्ट पर क्या करेंगे? ओमेलीजुमैब, इसी का यूज़ है, इसको यहाँ पर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है? प्रोफाइलैक्सिस यूज है। गिवन क्या है? अभी हमने ज़्यादातर ड्रग्स क्या हम इनहेलेशनल दे रहे हैं, केवल हमने एमिनोफाइलिन्स या इन सब एमिनोफाइलिन्स जो हैं या फास्फोडाइस्टेज इनहिबिटर्स थे उनको हमने किस ओरल यूज़ किया था, है ना। बाकी ज़्यादातर तो अपनी क्या थी इनहेलेशनल रूट से ही दे रहे थे। ये क्या है? ये सबक्यूटेनियस दिया जाता है, ये स्पेशल है। यहाँ पर ही एक ऐसा है जो सबक्यूटेनियस दे रहे हैं हम। सबक्यूटेनियस अभी तक कोई नहीं थी अपने पास। इसके अलावा हमारे पास जो ड्रग्स थी वो इनहेलेशनल फॉर्म में थी या तो टैबलेट के फॉर्म में थी, तो ये जो है सबक्यूटेनियसली यूज़ दिया जाता है। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 5 मेवोलीजुमैब है, जो हमारे पास इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 जो मास्ट सेल से रिलीज़ हो रहे थे वो वहाँ के इनहिबिटर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक है स्टेटस अस्थमेटिकस, रिफ्रैक्टरी अस्थमा से कहते हैं। एक अस्थमा की एक वर्सन कंडीशंस होती है। मेनली इसका जो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वही मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेंट वही होता है स्टेटस अस्थमेटिकस का, जो एक रिफ्रैक्टरी अस्थमा है, सीवियर अस्थमा है। इसका जो ड्रग है इसमें हम कैसे करते हैं, जो ड्रग का जो पैटर्न फॉलो करते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कई बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में स्टेटस अस्थमेटिकस में, तो हमें ये इसके बारे में लिखेंगे, ड्रग डोज सहित लिखते हैं। जैसे पहली ड्रग हमारे पास है हाइड्रोकॉर्टिसोन हेमीसक्सिनेट 100 mg IV स्टैट। इसके अलावा अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो हम कोई दूसरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास ये ड्रग्स नहीं है। फॉलोड बाई 100 to 200 mg 4 to 8 आवर अर्ली इन्फ्यूज़न। अब इसका जो इफ़ेक्ट है कम से कम 6 घंटे टू एक्ट मतलब वर्क करती है। दूसरी अपने पास है सालब्यूटामॉल, अभी हमने पढ़ा था इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, इसका यूज़ करते हैं, नेबुलाइजर के थ्रू इसको देते हैं और बीच बीच में O2 थेरेपी देते रहते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना 0.5 mg 2.5 to 5 mg सालब्यूटामॉल, दैट इज़ इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड। इसके अलावा हम O2 ह्यूमिडिफाइड देंगे O2। इसके अलावा क्या है सालब्यूटामॉल टर्बिट्यूटिन 0.5 mg इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस मे बी एडेड इनहेलेशनल ड्रग नॉट रीच। अगर इनहेलेशनल ड्रग हमारे एयरबेस तक नहीं पहुंच रही है तो हम यूज़ करेंगे फिर, क्योंकि अगर कंजेशन है, अगर ज़्यादा म्यूकस प्लग बना हुआ है तो वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है तो हम यूज़ करेंगे इसका इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस 0.4 मिलीग्राम सालब्यूटामॉल या टर्ब्यूटलिन। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो इंट्यूशन कर सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेन जो कॉजेटिव था मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक थेरेपी करेंगे, इंटेंसिव एंटीबायोटिक थेरेपी करेंगे, ट्रीट करेंगे चेस्ट इन्फेक्शन को। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, करेक्ट डिहाइड्रेशन एंड एसिडोसिस। उसको डिहाइड्रेशन और एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेलाइन का यूज़ कर रहे हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट या लैक्टेट इन्फ्यूज़न का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अब सालब्यूटामॉल का यूज़ किया गया था, तो अभी सालब्यूटामॉल हमने बीटा ब्लॉकर्स के बीटा एगोनिस्ट के साइड इफ़ेक्ट पर रखे थे, जिसमें था कि ये हाइपोकैलेमिया कॉज कर रहा था, तो वही यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ना सालब्यूटामॉल का, टर्ब्यूटलिन का। तो हम पोटेशियम सप्लीमेंटेशन भी देंगे। प्रेगनेंसी में कौन कौन सी ड्रग सेफ हैं, साबा शॉर्ट एक्टिंग अपना आ गया, सालब्यूटामॉल या टर्ब्यूटलिन। इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अपने आ गया, थियोफाइलिन। ये 3 ड्रग इन जनरल सेफ हैं प्रेगनेंसी में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।